आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक और निर्देशक अमित मसूरकर से यूनुस खान की बातचीत। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं युवा निर्देशक अमित मसूरकर। अमित, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियोज में। बताइए कैसा लग रहा है रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में आकर, जहां से आपकी आवाजें दुनिया के कोने कोने में पहुंचेंगी। मैं पहली बार आया हूँ ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर में, और आपका जो कैंपस है वो बहुत बढ़िया है। इतनी ग्रीनरी आपको बॉम्बे में कहीं नहीं दिखती है जितने आपके कैंपस में है। क्या बात है, शुक्रिया। अमित, ये बताइए कि किस तरह के परिवार से आपका ताल्लुक रहा है, और अपने बचपन को थोड़ा याद कीजिए कि कितने शरारती थे आप। मैं बेसिकली मुंबई का हूँ, तो बचपन यहीं पे गुजरा, शिवाजी पार्क एरिया में। तो मेरे पिताजी उस ज़माने में एक फार्मा कंपनी में काम करते थे, और मेरी मम्मी कंप्यूटर्स में जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है वो करती थी तब। और हम जाते थे स्कूल, जहाँ पे शरारत तो हम बहुत करते थे बचपन में, सारे मेरे जो दोस्त थे। मेरी एक बहुत अच्छी याद है बचपन की, वो है कि मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास एक टेलीस्कोप था। ओके। हाँ, तो उस टेलीस्कोप को लेकर हम रात भर तारों को देखते थे। वाह वाह। हाँ, और फिर वो टेलीस्कोप धीरे धीरे नीचे आता था, और फिर हम लोगों के घर में झांक के देखते। ये बदमाशी थी इसका मतलब। ये तो पिटाई हुई? नहीं, पिटाई कभी नहीं हुई। हम ट्रैक्स भी काफ़ी करते थे मुंबई और पूना के बीच में। हाँ। बहुत सारे गढ़ हैं जहाँ जाते हैं। तो 8वीं कक्षा के बाद बहुत सारे ट्रैक्स पे हम जाते थे दोस्तों के साथ, सारे दोस्त मिलकर। हरिश्चंद्रगढ़ है या मालशेज है, आजोबा है, वहाँ पे अलंग कुलंग, फिर इजी वाले भी हैं, लोहागढ़ है। हाँ हाँ। तो वैसे वहाँ गया हूँ। रात भर रहते थे वहाँ पे, दो तीन रात रुक कर वापस आते थे। वो दिन जो थे, वैसे अभी बहुत सालों से मैंने वो वैसी टाइप की ट्रैकिंग की नहीं है, तो वो मुझे बहुत याद आती। क्या बात है। फिल्मों से किस तरह का कनेक्शन था, और घर में किस तरह का फिल्मों का माहौल था या म्यूजिक का माहौल था? घर में तो फिल्म का माहौल उतना नहीं था, मगर म्यूज़िक का माहौल था। मेरे पापा को म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है। वो शाम को रियाज़ करते हैं, और उनके पास बहुत सारे एल्बम्स थे, म्यूज़िक एल्बम्स, तो उनको सुनता था मैं बचपन में। मगर जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ पे मुझे सिनेमा की तरफ रुचि हुई। उसके पहले जो रेगुलर जो जैसे फिल्में होते हैं उस समय जो भी थे, जुरासिक पार्क था या DDLJ था, या वैसी फिल्में देखी थी। मगर कॉलेज में जाने के बाद मुझे वर्ल्ड सिनेमा का इंट्रोडक्शन हुआ। मैं अलग अलग फिल्में देखने लगा, पुरानी बॉलीवुड फिल्में, पुरानी हॉलीवुड फिल्में, दूसरी भाषाओं में फिल्में, सबटाइटल्स के साथ। और सिनेमा का जो इंट्रोडक्शन है वो कॉलेज में जाकर हुआ। वो कॉलेज वाले ज़माने की बात आगे चलकर हम करेंगे, लेकिन मैंने कहीं आपके बारे में रिसर्च करते हुए पढ़ा है कि आपके एक वेंगसरकर टीचर हुआ करते थे जो आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये क्या मामला था? एक बार मैंने उनका जो पेपर था, वो मैथ्स पढ़ाते थे, तो उनके पेपर में मैंने उनके लिए एक लेटर लिखा था, एग्जाम पेपर। अच्छा। कि सर, आई एम रियली सॉरी, आई डिड नॉट स्टडी फॉर दिस एग्जाम। ये किस क्लास की बात है? ये 12th की बात है। तो उस पेपर को उन्होंने मशहूर कर दिया, और मैं लाफिंग स्टॉक बन गया था। ऐसे क्यों हुआ था? पढ़ाई क्यों नहीं हुई थी? कहाँ चल रहा था मामला? मुझे लगता है कि मैं हमेशा से आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। हाँ। मैंने नेशनल ज्योग्राफिक में एक आर्टिकल पढ़ा था रोबोटिक्स पे। तो मुझे सडनली उस समय रोबोटिक्स में इंटरेस्ट आ गया था, मगर ये नहीं जानता था कि वो करने के लिए हाई लेवल मैथ्स की ज़रूरत है। हाँ। और उसमें मैं थोड़ा सा कच्चा था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं था कि फेल होता था, लेकिन मेहनत लगती थी पास होने के लिए। ये बात ज़रूर है। तो मतलब ये है कि वेंगसरकर टीचर को ये लिखना पड़ा आपको कि भाई इस बार ज़रा हो नहीं पाया, संभाल लेना आप। हाँ जी। इसका नतीजा हुआ कि मैं फेमस हो गया उसके वजह से। स्कूल की शरारतें तो समझ में आई कि ये हुआ कि मैथ की पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन फिर जब 12th हुई तो क्या तय किया? कहाँ जाने का इरादा था उस वक्त? तभी तो मेरा मन पूरा इंजीनियरिंग पे था, और मैं इंजीनियरिंग पढ़ने गया, 2 साल इंजीनियरिंग पढ़ा, और उसी दौरान मुझे फिल्म से मोहब्बत हुई। किस तरह से? मतलब पागल हो गया था मैं। आई यूज्ड टू जस्ट वॉच फिल्म्स। दिन में 1 या 2 फिल्में देखता था, उनके बारे में पढ़ता था,
लाइब्रेरी में जाके किताबें मंगवाता था फिल्म मेकर्स के बारे में। और ये 1999-2002 के बीच का टाइम है। उस समय इंटरनेट नया नया था और रिसोर्सेज जो थे वो थोड़े कम थे। अभी जैसे यूट्यूब है, उस पर बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, उस समय वो नहीं था। तो बहुत ढूंढना पड़ता था, ढूंढ ढूंढ के कहीं से कुछ मिला, कोई स्क्रिप्ट मिल गई या किसी का इंटरव्यू मिल गया किसी फिल्म मेकर का, या किसी फिल्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, कहीं से कुछ डाउनलोड किया, ये तो वो बहुत चलता था। और उसी से मैं मेनली मेरा जो एजुकेशन था, फिल्म एजुकेशन, वो इंटरनेट के थ्रू ही शुरू हुआ था उस समय। तो जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो कौन सा शहर था जहां आप पढ़ रहे थे? ये मणिपाल नाम का एक शहर है कर्नाटका में। एजुकेशन का गढ़ है वो। हाँ, एजुकेशन का गढ़ है। बहुत ही अच्छा टाइम था वो, बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज भी मेरे सारे दोस्त वहीं के हैं। वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, उनकी जो कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे किताबें थे। और उस टाइम वहाँ पे बहुत सारे वीडियो पार्लर्स हुआ करते थे, क्योंकि सिनेमा हॉल नहीं थे वहाँ पे। तो वो इलीगल फिल्म्स दिखाया करते थे, इलीगली। ओके। डीवीडी से उठा के कोई भी फिल्म दिखा दी, गॉडफादर दिखा दिया, नेक्स्ट डे टैक्सी ड्राइवर दिखा दिया, फिर प्यासा दिखा दी, कुछ और दिखा दिया। उनके मन से कोई भी फिल्म लगती थी, ऐसा नहीं कि लेटेस्ट फिल्म लग रही है। कौन सी ऐसी फिल्में थी जिन्होंने आपको उस वक्त बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि भाई ये फिल्म तो मेरे दिल में उतर गई? उस समय एक फिल्म थी जिसने मुझे अचंभित कर दिया था पूरा, वो फिल्म थी पल्प फिक्शन। ओह, तारंतिनो की। हाँ, तो वो मुझे समझ में नहीं आई जब मैंने देखी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कुछ बहुत ही अच्छा देखा है, लेकिन क्या है मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने उस फिल्म के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पे स्क्रिप्ट डाउनलोड करके पढ़ी उस स्क्रिप्ट को, फिर उस फिल्म को डाउनलोड करके उसे 17 बार देखा, जस्ट टू नो कि हो क्या रहा है। हाँ। उसमें बहुत मारा मारी, बहुत खून खराबा है। हाँ, तो वो एक फिल्म थी। अदरवाइज उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में थी उस समय जो देखी थी, जो पसंद है, आज भी पसंद है। स्कॉर्सेसी की बहुत सारी फिल्में हैं जो उस समय देखी थी। मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे देखी थी, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। शेखर कपूर की भी फिल्म बैंडिट क्वीन उस समय 95 में आई थी वो, लेकिन वो भी फिल्म वहाँ मैंने पहली बार वहीं पे देखी थी, और इन द वीडियो पार्लर वहाँ पे। वो बहुत अच्छी फिल्म है। सत्या थी उस समय। मुंबई का किंग कौन? सत्या बहुत पसंद आई थी। और जब हम ये बात कर रहा हूँ मैं, जब 2003-4 शायद कंपनी भी आई थी, तो ये सारी फिल्में थी। दिल चाहता है आई थी, वो भी उस समय काफ़ी प्रभावशाली फिल्म थी मेरे जनरेशन के लिए। इसके सिवा क्या हो रहा था? मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है और बहुत सारा सिनेमा आप देख रहे हैं, उसके सिवा क्या हो रहा था? कहीं कुछ लिखने का चस्का लगा था? उसी दौरान मैंने लिखने की कोशिश की। मैंने एक वहीं पे हॉस्टल में बेस्ड एक फिल्म लिखी थी। अच्छा। और मेरा तब मन था कि मैं वहीं बना लूँ दोस्तों के साथ, मगर कैमराज उतने अवेलेबल नहीं थे उस समय। और अब जैसे मोबाइल फ़ोन पे कैमराज हैं, 20 साल पहले वो नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो बना नहीं पाया उस समय। फिर मैं बॉम्बे आ गया। यहाँ आकर मैंने स्ट्रगलिंग शुरू की। पहले मैंने राइटर बनने की कोशिश की, वो राइटिंग सैम्पल्स लेके जाता था लोगों को मिलने। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया, एडिटर का असिस्टेंट बन गया, और अलग अलग जॉब्स करी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इंजीनियरिंग का जो पूरा सिनेरियो था वो आपको किसी और दिशा में ले जा रहा था? आपके सारे साथी जो हैं वो कहीं और इंजीनियरिंग की दिशा में बढ़ रहे थे। हाँ, वो तो एक कन्फ्यूजन के कन्फ्यूजन तो बहुत था, मगर जब मैंने डिसाइड किया कि इसमें आना है, तो मुझे डर नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ। घर का क्या रिएक्शन था? घर पे सब परेशान हो गए थे, लाइक मम्मी पापा काफ़ी परेशान हो गए थे, और दुखी भी थे शायद, क्योंकि उनका सपना था कि मैं इंजीनियरिंग करके कुछ बड़ा काम करूँगा। तो वो गाना जो था पापा कहते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर था कॉलेज में। तो उसमें एक लाइन है ना, कोई इंजीनियर का काम करेगा, तो वो लाइन आती ही सब लोग चीयर किया करते थे। तो मैं जब वापस आ गया, पर मेरे पेरेंट्स काफ़ी समझदार भी थे वैसे, तो उन्होंने मेरे डिसीजन को एक्सेप्ट किया, और मैं उन्हीं के साथ रहता था। मैं मुंबई का ही पला बड़ा हूँ, तो जो स्ट्रगल बाहर के लोगों को होता है यहाँ आकर घर ढूंढना और खाने का इंतज़ाम करना, वो प्रॉब्लम्स मेरे नहीं थे। मेरा प्रॉब्लम था काम तलाशना और सीखना। तो फीस बच गई पापा की जो देते थे, तो क्योंकि मैं वापस आ गया, तो 2 साल मैंने स्ट्रगल किया, फिर मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई
राइटिंग में। तो इस तरह से ये हुआ कि फिल्मों की दिशा में पहला कदम तो आगे बढ़ा। जब आपने लिखने का काम लिया तब भी कहीं ना कहीं ये तो रहा होगा कि ये ठीक है, टेम्परेरी है, अभी जाना तो फिल्मों की तरफ है। मैं फिल्में ही तो लिख रहा था, मैं टेलीविजन लिख रहा था, फिल्म्स के लिए लिख रहा था, लेकिन मुझे करना था डायरेक्ट। और डायरेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को कन्विंस करना होता है, और वो तभी कन्विंस हो जाते हैं जब वो आपका काम देखते हैं। लेकिन इट्स लाइक अ चिकन एग सिचुएशन। बिल्कुल। हाँ, तो मुश्किल होता है कुछ ऐसा क्रिएट करना जो विद ज़ीरो बजट, जो बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हैं उस स्टैंडर्ड तक बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने 1-2 शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, वो बनाकर मैंने कोशिश करी उनको फेस्टिवल्स भेजने की वगैरह, मगर वो इतनी अच्छी नहीं निकल के आई उस समय। और फिर मैंने वो ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में लिखना शुरू किया। अच्छा। हाँ, तो वहां तो बड़े राइटर्स की टीम रही होगी, और ये जॉनर था क्या आपका, या दिक्कत हुई इसमें आपको? मतलब हम सारे राइटर्स का एक रूम हुआ करता था, राइटर्स रूम। अच्छा। हाँ, कौन कौन आपके उस वक्त के साथी थे? उस वक्त हमारे साथ हमारे लीड राइटर थे अरशद सैयद, फिर आर.डी. तैलंग जो कौन बनेगा करोड़पति लिखते थे। करेक्ट, और महेश रामचंदानी थे, करण मीरचंदानी थे, फिर हमारे दोस्त वरुण ग्रोवर थे, वो भी नए नए थे, राहुल पटेल जो उनके राइटिंग पार्टनर हुआ करते थे उस समय, वो भी थे, और काफ़ी लोग थे। क्या बात है। हाँ, और सारे लोग मिलते थे, मंडे पिज़्ज़ा मंगवाया जाता था, और अपने अपने जोक्स और जो स्केचेस लिख के आते थे, गैग्स, उसका डिस्कशन होता था, और फीडबैक मिलता था सबसे, और फिर उसे भेजा जाता था एक्टर्स को। तो एक प्रोसेस था उस समय, और ये नया था उस समय, दिस वाज नॉट देयर। ये अभी आफ्टर OTT राइटर्स रूम काफ़ी कॉमन हो गया है। तो ये पहली बार इंडिया में कोई अटेम्प्ट कर रहा था। तो हमारे राइटर्स रूम के हेड थे शैलेश दवे, तो वो बहुत बड़े फ़ैन थे सैटरडे नाइट लाइव के। तो उन्होंने वहाँ का जो मॉडल था वो यहाँ पे रेप्लिकेट किया था। तो ऑफिस में बहुत सारे स्केचेस के DVDs थे। ऑफ कोर्स हमने कोई कॉपी नहीं किया उस शो में, लेकिन एक्सपोजर बहुत मिला, लाइक बहुत बढ़िया शोज, लाइक सैटरडे नाइट लाइव ऑब्वियसली, फिर किड्स इन द हॉल करके एक था, फिर अपराइट सिटीजन ब्रिगेड, फिर मॉन्टी पाइथन। जो स्केच कॉमेडी है उसको स्टडी करना हमारा काम हो गया था। तो हम बहुत ज़्यादा देखते थे स्केचेस, और उससे क्या हो गया ना कि हम सिर्फ 3 मिनट में सोचने लगे। फिर तो जो एक भी प्रोसेस चेंज हो गया पूरा हाँ, सोचने का। आइडियाज़ जो भी आते थे वो 3 मिनट के होते थे, 2 मिनट 3 मिनट के आइडिया। अगर आपने न्यूज़पेपर खोल लिया तो आपको सिर्फ जोक ही जोक दिख रहा है। इस पे क्या हो सकता है, उस पे क्या हो सकता है, आज पार्लियामेंट में ये हुआ, चलो ये जोक इससे खेल लेते हैं, इससे करते हैं। तो वैसे सोच हो गई थी। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ 2 साल के बाद कि अगर मैं फिल्में लिखने आया हूँ तो 2-2 मिनट में नहीं सोच सकता हूँ, मुझे बड़ा सोचना होगा, 2 घंटा ऐसे सोचना होगा। तो इस स्केच कॉमेडी के माहौल से बाहर आने के लिए, या इवन आप स्टैंड अप लिखते हो, आप पंच लाइन एक के बाद एक पंच लाइन आना चाहिए। वी वर राइटिंग स्टैंड अप फॉर ऑल दीज गाइज। उस समय राजू श्रीवास्तव भी थे उस शो पे, विनय पाठक, शेखर सुमन, रणवीर शोरी, पूर्वी जोशी, सो ऑल दीज रियली गुड कॉमिक्स। तो इनके लिए हर एक का स्टाइल अलग था, तो उनके स्टाइल के हिसाब से जोक्स भी ट्वीक करने होते थे। तो अलग अलग राइटर्स इसको लिखते थे, तो इट वाज ऑल डिवाइडेड। तो मगर इस प्रोसेस से बाहर आना बहुत मुश्किल था, मुझे ऑलमोस्ट 1-2 साल लगा इस प्रोसेस से निकलने के लिए, और मेरा नेक्स्ट स्क्रिप्ट रेडी करने में उतना टाइम तो लग गया था उस समय। ओहो। हाँ, तो कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, और स्क्रिप्ट लेके चक्कर काटना या अपनी स्टोरी सुनाना, ये जो नैरेशंस, इन सब से जुड़ा कुछ अनुभव है, ये क्या स्ट्रगल था? स्ट्रगल मेन आइडिया का होता है। अगर आपका आइडिया बहुत ही एक्साइटिंग है तो ऑटोमेटिकली दरवाजे खुलते हैं। तो मैंने जो आइडियाज़ लिखे थे उससे दरवाजे तो आसानी से खुल रहे थे। मैं जाके लोगों को सुनाता था आइडियाज़, मगर उन्हें कास्ट करने में बहुत टाइम लगता था। इसमें हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, डायरेक्टर कौन होगा, तो वो जो मैथमेटिक्स है उससे बहुत दिक्कत होती थी। तो उसमें 4 फिल्में हैं जिसमें मैं साइन था, जो रेडी थी, जिसमें स्टूडियो था, डायरेक्टर थे, लेकिन वो फिल्में बन नहीं रही थी। और उसकी वजह मैं नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ,
लेकिन फिल्में बन नहीं रही हैं, नतीजे नहीं आ रहे। नतीजे नहीं आ रहे। एक दो नतीजे आ गए, लेकिन वो ऐसे फिल्में नहीं थी जो मुझे कहनी थी। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे कुछ करना होगा तो खुद ही करना होगा, और अगर मैं एक ऐसी फिल्म लिखूं जो मैं खुद डायरेक्ट कर सकूं, जिसमें पैसे बहुत कम लगे, ऐसी चीज़ें यूज़ करूँ जो मेरे पास हैं, ऐसे लोकेशंस यूज़ करूँ जिनका एक्सेस मुझे है, और एक्टर्स ऐसे लूँ जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, या फिर एक दो सीनियर एक्टर्स भी थे, जैसे रज़ाक खान साहब थे उसमें, दिलीप प्रभावलकर जी थे, अमृता राव जी थी, डायरेक्टर्स भी थे, महेश भट्ट साहब थे। ये सारे लोग जिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हाँ बोला। फिर मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी जो इन सब चीज़ों को लेकर थी, और मेरे एक्सपीरियंसेस पे थी वो एज अ स्क्रीन राइटर इन मुंबई। और वो फिल्म थी सुलेमानी कीड़ा। जब सुलेमानी कीड़ा फिल्म आपने लोगों को सुनाई, प्रोड्यूसर्स को सुनाई, तो क्या रिएक्शन आया था? क्या उस तरह का स्वागत हुआ जैसा फिल्म बनने के बाद जिस तरह का उत्साह दिखा लोगों में? मैंने किसी भी प्रोड्यूसर को नहीं सुनाई वो फिल्म, ओके। क्योंकि हमारा इंटेंशन था खुद बनाने का। तो जो एक्टर्स थे वो मेरे दोस्त थे, किसी ने एक्टिंग करी नहीं थी इसके पहले। जो मेन एक्टर्स थे, मयंक तिवारी, नवीन कस्तूरिया और अदिति वासुदेव। अदिति ने 2 दूनी 4 में एक्टिंग की थी। मयंक आई रॉक नाम की एक कंपनी में काम करते थे। अच्छा। हाँ, एज अ राइटर। एंड नवीन कस्तूरिया तब असिस्टेंट डायरेक्टर थे दिबाकर बैनर्जी के। ओके। हाँ, तो इनके साथ जब हम व्हेन वी ऑल गॉट टुगेदर टू मेक इट, उस समय हमारा इंटेंशन यही था कि मस्ती करेंगे और अपने मन से बनाएंगे, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम किसी प्रोड्यूसर के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि एक्टर चेंज कर लो, गाने चेंज करो, ये करो, वो करो, तो उस चक्कर में ये फिल्म कुछ और ही बन जाएगी। तो इसीलिए हमने फिल्म को किसी के पास लेकर नहीं गए। और फिर किस तरह का रिस्पांस हुआ? क्योंकि फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म बहुत घूमी है। मुझे याद है कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसकी तारीफों का जो दौर चला था, तो अचानक से ये फिल्म जो है चर्चा के केंद्र में आ गई थी। हाँ, लेकिन इसकी जो ऑडियंस है वो मेनली मुंबई से है, और जो फिल्म से जुड़ी हुई ऑडियंस है। मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म इंडिया में पॉपुलर हुई है, मगर इंडस्ट्री में जो लोग हैं, या जो यंग, इवन आज जो जेन जी है जिनको फिल्म्स में आना है, उनको पसंद आ रही है फिल्म। तो हाँ, तो मुझे खुशी होती है, और तभी भी खुशी हुई थी क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिल्म रिलीज भी होगी। तो जो भी हुआ उसके बाद वो तो बोनस ही था हमारे लिए। फिल्म सुलेमानी कीड़ा बहुत दूर तक भले ना पहुंची हो, पर कहीं ना कहीं इसने आपको एक तरह से एस्टेब्लिश जरूर कर दिया। डेफिनेटली आया। तो फिल्म के पहले के अमित और बाद के अमित में क्या फर्क आया था? एक कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि उसके पहले मुझे लग रहा था कि मैं शायद गलत लाइन में आ गया हूँ। कोई मेरी बात ही नहीं समझ रहा है। कोई बात ही नहीं समझ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि चिकन एंड एग सिचुएशन हो गया था, क्योंकि फिल्म नहीं थी इसलिए फिल्म बन नहीं रही थी। तो अभी ऐसे कुछ बन गया था जिसको दिखाकर मुझे नेक्स्ट फिल्म मिल सकती थी, और वही हुआ। क्योंकि मनीष मुंद्रा जो है, जिन्होंने न्यूटन प्रोड्यूस की, उन्होंने सुलेमानी कीड़ा देखी थी, और जो शिलादित्य बोरा थे उनके सीईओ, उन्होंने वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की थी पीवीआर में। तो इस वजह से उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन किया था मनीष, और न्यूटन मनीष को पसंद आई। कैसे ये आइडिया आया था? न्यूटन कहाँ से शुरू हुई? 2009-10 में एक स्क्रिप्ट लिख रहा था। उस स्क्रिप्ट का नाम था इश्क, मुश्क और पॉलिटिक्स। ओके। तो उस स्क्रिप्ट का रिसर्च करने के लिए हम कसिया गए थे, कुशीनगर। ओके। तो वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी बेटी हमारी फ्रेंड है। तो यहाँ पे वो मुंबई में उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर थी, अभी प्रोड्यूसर है। तो उसने मुझे कहा तुम जाके पापा के साथ रहो और थोड़ा देखो कि गाँव में पॉलिटिक्स क्या होती है। तो मैं, मेरे साथ मेरे को राइटर थे हितेश केवल्य, और एक फ्रेंड है करण मखीजा। हम तीनों वहां गए, उनके साथ ऑलमोस्ट 2 वीक उनके साथ हम घूमे। इलेक्शन का टाइम था, तो हमने सारा वो जो इलेक्शन का माहौल है वो एक पॉलिटिशियन के घर में रहकर एक्सपीरियंस किया। हम उनके साथ रैलीज पर गए, उनके साथ जहां जहां वो जाते थे उनके साथ हम जाते थे, और शाम को हम उनके पार्टी वर्कर्स के साथ बैठ के किस्से सुनते थे, और बहुत सीखे उससे। बहुत एक फर्स्ट हैंड अनुभव आया एज आउटसाइडर्स, तो मेरे मन में वो हमेशा ये उससे जुड़ी हुई जो चीजें थी, ऑब्जेक्ट्स थे, इलेक्शन से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्ट्स, वो मेरे कहीं ना कहीं मेरे जहन में थे। तो अराउंड 2012 में मैं एक दिन अपना सुलेमानी कीड़ा का एडिट करके बैठा था, और मुझे एक नई स्क्रिप्ट लिखनी थी कुछ। तो मैं ऐसे ही वर्ड्स टाइप कर रहा था, रैंडम वर्ड्स। अच्छा। हाँ, रैंडम वर्ड्स टाइप कर रहा था, कुछ भी, मोबाइल फोन, चश्मा, हारमोनियम, ये वो। तो उसमें सडनली एक वर्ड आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके। हाँ, तो जब वो वर्ड आ गया उसमें, तो मुझे लगा कि
इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ हो सकता है। हाँ, हाँ, और उसी हफ्ते मैंने एक किताब पढ़ी थी, किताब का नाम था बस्तर, हाँ, जो राहुल पंडिता ने लिखी हुई किताब है। हाँ, हाँ, तो बस्तर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन हो गया, और ऐसे ही स्टोरी सामने आने लगी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बस्तर में लेकर जाते हैं तो फिर वहाँ पे इश्यूज और है, यहाँ पे इश्यूज और, तो एक मुझे लगा कि इस पे एक फिल्म बन सकती है। और वो स्टोरी इट जस्ट केम टू मी, आई थिंक इट जस्ट टुक लाइक एन आवर ऑफ लाइक थिंकिंग एंड इट स्टार्टेड फॉर्मिंग। और न्यूटन का जो कैरेक्टर है वो मेरे पापा जैसे हैं। अच्छा, हाँ, वो काफ़ी ईमानदार है और वो अपना काम करते हैं और बहुत उनका एक टाइम टेबल होता है, डिसिप्लिन्ड है और बहुत सिंपल है, ऑनेस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 चीज़ें मिक्स होकर एक सॉर्ट ऑफ योगा योग कह सकते हैं उसको। तो न्यूटन ही नाम क्यों रखा था आपने? ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। फेसबुक पे मुझे किसी लड़के ने रिक्वेस्ट भेजा था। हाँ, हाँ, उस लड़के का फर्स्ट नेम न्यूटन था। ओके, इस कैरेक्टर का नाम पहले कुछ और रखा था, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन जब मैंने न्यूटन नाम पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इस कैरेक्टर के लिए। हाँ, हाँ, और मैंने उसका नाम न्यूटन रखा, और जैसे ही उसका नाम न्यूटन रखा वैसे ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगी। बिल्कुल, हाँ, वैसे ही हमें रियलाइज़ हुआ कि इसमें न्यूटन के 3 लॉज आएंगे, हाँ, क्योंकि थर्ड लॉ है इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, करेक्ट, इनर्शिया, मोमेंटम। तो ये सारी चीज़ें उस फिल्म में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। उसका फर्स्ट एक्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, सेकंड एक्ट न्यूटन सेकंड लॉ है, थर्ड। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें, मगर इनसे हमें हेल्प हुई। ये चीज़ें शायद फिल्म में उतनी ओवर्टली नहीं दिखती हैं, मगर जब आप एक सोचने का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे जब इन्फ्लुएंसेस आने लगते हैं तो उनका छोटा छोटा अंश दिखने लगता है। तो क्या कितने समय में आपने ये फिल्म लिखी थी, और जब इसको पिच किया तो क्या कहीं कोई रेजिस्टेंस आया, कोई विरोध आया कि इस तरह की फिल्म जिसमें ग्लैमर कम है? मैंने फिल्म सिर्फ 2 स्टूडियोज में पिच की थी, जो टॉप 2 स्टूडियोज में। हाँ, हाँ, तो वहां पे उन्होंने कहा कि कुछ यूथ वाला कुछ लेकर आओ। तो मैंने कहा कि भाई ये यूथ ही है, न्यूटन इज यूथ। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तुमने सुलेमानी कीड़ा बनाई है, वैसे कुछ लेकर आओ, मस्ती वाली फिल्म। तो फिर मैं वैसी कुछ फिल्म लिखने बैठ गया, क्योंकि न्यूटन उनको समझ में नहीं आ रही थी। फिर लकीली उसी महीने मुझे ये मिल गए मुंद्रा साहब, और वो फिल्म ग्रीन लाइट हो गई। न्यूटन में फिर ये जो राजकुमार राव और पंकज जी, ये सारे एक्टर्स फिर किस तरह से आए, इसके आगे की प्रोसेस बताइए हमें। डेफिनेटली, जब मनीष ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ राजकुमार राव। मैंने कहा लवली। मैंने राजकुमार राव को LSD में देखा था, लव सेक्स और धोखा। मैंने उस फिल्म में काम भी किया है। आई वाज शूटिंग द मेकिंग ऑफ LSD। ओके, हाँ, सो आई न्यू हिम। तो मुझे पता था कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, तो मैं तो खुश था। राजकुमार रेड इट इमीडिएटली, 1 और 2 डेज में वो आ गए ऑन बोर्ड। पंकज जी के पहले कोई और एक्टर थे जिन्हें हमने कास्ट किया था, बट वो वर्कआउट नहीं हो रहा था। और पंकज त्रिपाठी के साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। शॉर्ट फिल्म का नाम है एल। ओके, एल एज इन लर्नर्स लाइसेंस होता है ना, एल, राइट, तनिष्ठा चैटर्जी के उसमें है। तो पंकज जी का नाम फिर आ गया, और उस समय उनके 2 फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक थी गैंग्स ऑफ वसैपुर और एक थी फुकरे। मुझे लगा कि ये इसके बीच में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, समबड़ी ग्रेविटास भी है और थोड़ा लाइटनेस भी है, दोनों। राइट, तो इसीलिए उनका नाम सजेस्ट हुआ। और अंजलि जो है वो मैंने उनको चक्रव्यूह में देखा था, और एक श्रीलंकन फिल्म थी उसमें देखा था। ओके, हाँ, और मुझे एज एन एक्ट्रेस वो बहुत पसंद है। तो फिर अंजलि का नाम भी तभी आ गया। मैं उसको शायद किसी के घर में पार्टी में भी मिला था, तब मैंने उसे कहा कि वुड यू बी इंटरेस्टेड, और फिर वो भी आ गया। क्या बात है। न्यूटन बनाने के दौरान किस तरह के चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि जिस इलाके में आप गए वो बहुत ज्यादा आसान इलाका नहीं है, तो कितनी परेशानियां आई? परेशानियां मेरे लाइन प्रोड्यूसर को आई होंगी। हाँ, हाँ, क्योंकि वो हैंडल कर रहे थे सारी जो परेशानियां थी। हमारी जो टीम थी, हम बहुत केयरफुल थे वहाँ उस एरिया में, क्योंकि वी वर शूटिंग इन नक्सलाइट एरिया, यू नो। तो वहाँ जो पुलिस है उन्होंने हमें पहले ही पता, पुलिस प्रशासन ने हमें बताया था कि आप सपोर्ट लेकर मत जाइए हमारा, आप खुद ही जाकर वहाँ शूट कीजिए, क्योंकि अगर आपके साथ पुलिस है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम विदाउट पुलिस गए थे, और हमें किसी ने तंग नहीं किया, कोई परेशानी नहीं हुई किसी भी प्रकार की। और लेकिन वहाँ पे इंसिडेंट्स होते थे, सुनाई देता था कि कुछ हो रहा है, कभी कभी लोग आते थे देखने शूट, और हमें पता रहता था कि कुछ गड़बड़ है।
एक बार मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट को भी किसी ने पकड़ के क्वेश्चनिंग किया था। इस सारी चीज़ें होती थी, मगर ओवरऑल जो वहाँ के दल्ली राजाराज के जो लोग थे बहुत सपोर्टिव थे। बहुत लोगों ने उसमें एक्टिंग भी की है, और एज अ यूनिट आई थिंक बहुत अच्छा यूनिट था हमारा। तो सारे असिस्टेंट्स जो थे और सारे एक्टर्स जो थे सारे बहुत डेडिकेटेड थे, तो मज़ा आ गया उसमें शूट। न्यूटन एक कोई कहना चाहिए कि एक मसालेदार कमर्शियल फिल्म नहीं थी, वो एक ऐसी फिल्म थी जो एक मुद्दे की बात करती है। तो क्या कभी ये उम्मीद भी की थी कि इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस, जिस तरह के अवार्ड्स और जिस तरह की कामयाबी मिली, ये वो रास्ता तैयार हो रहा है? जब कहानी हम बताते हैं तो इसके बारे में नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा। वो कहानी को बताना ही हमारा फोकस होता है, और उसी पे पूरा अटेंशन होता है। और अगर हम सोचने लगें कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे लगेगा, पब्लिक रिएक्शन क्या होगा, तो फिर हम कभी भी अच्छा फिल्म नहीं बना पाएंगे। इम्पॉसिबल है, बिल्कुल। क्योंकि आप फिर अपने दिल से नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ एनालाइज कर रहे हो, आप सिर्फ गेस कर रहे हो कि वो इनविजिबल ऑडियंस जिसको आप जानते नहीं हो वो कलेक्टिवली कैसे सोच रहा है। तो मुझे लगता है कि उस समय हमने बिल्कुल कुछ अज्यूम नहीं किया था, कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जो हुआ वो बहुत ऑर्गेनिक था। बहुत खुशी हुई जब हमने रिएक्शन देखा। कोंडागांव जैसे शहर में भी वो फिल्म 4-4 वीक तक चली थी। छोटे छोटे गांव में, गोरखपुर में, यहाँ बहुत ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स आते थे मुझे, राजकुमार को, पंकज जी को। तो लोगों को वो काफ़ी कनेक्ट हुई। और उसके बाद अवार्ड्स आने लगे, फिल्म फेयर हुआ, नेशनल अवार्ड्स हुए। तो कैसा लगा बतौर डायरेक्टर आपको कि आपकी एक ऐसी फिल्म जो आपका पहला कदम रही है एक सिलसिलेवार, उसको इस तरह की तारीफें मिल रही हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं? नहीं, खुशी हुई। मैं ज़्यादा उसमें मैं हर जगह गया नहीं एक्चुअली। मैं सारे अवार्ड शोज़ में नहीं गया था, कुछ कुछ में ही गया। और फोकस मेनली मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि फिल्म तो बन गई, लेकिन उससे क्या कोई बदलाव आएगा। तो ये भी एक भावना थी। खुशी तो हो रही थी डेफिनेटली, मगर ये भी चाहता था कि उससे कुछ हेल्प हो जाए वहाँ जिसके बारे में वो फिल्म थी। तो आज भी मुझे बहुत बार मैसेजेस आते हैं इलेक्शन लाइक जो कंडक्ट कर रहे हैं ऑफिसर्स वगैरह, या फिर ट्राइबल एरिया से भी मैसेजेस आते हैं लोगों के कि उन्हें वो उस फिल्म से उन्हें लगा कि उनकी आवाज़ बाहर तक पहुंची। क्योंकि मुझे याद है जब हमने सेंसर बोर्ड स्क्रीनिंग किया था इसका, तो सेंसर बोर्ड में किसी मेंबर ने मुझे पूछा कि ये छत्तीसगढ़ है कहाँ। ओहो। हाँ, और फिर मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने कहा कि ऐसे लोग इंडिया में आज भी हैं। तो इतनी इग्नोरेंस है यहाँ पे लोगों को। तो मुझे लगा कि इस फिल्म को जो मिला वो नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर द फिल्म ऑल्सो, आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग पुश। इस फिल्म को देखने के बाद मम्मी पापा की क्या रिएक्शन थी और उनकी सोच में क्या बदलाव आया? क्योंकि वो आपके करियर को लेकर थोड़े ज्यादा चिंतित रहे थे। हाँ, नहीं, वो खुश हो गए। वो कभी भी मुझे प्रेशराइज नहीं करते थे, तो उन्होंने कभी ज़्यादा दुख भी नहीं जाहिर किया था। तो मुझे लगता है कि वो खुशी थे। मेरे साथ आए थे दोनों दिल्ली नेशनल अवार्ड के लिए, और अभी वो शेरनी से भी खुश हैं। तो जनरली आई थिंक उनका जो एटीट्यूड है वो ज़रा टुवर्ड्स लाइफ जो एटीट्यूड है, तो थोड़े दोनों फिलोसॉफिकल है दोनों, तो उससे एक हेल्प होता है। भाई, न्यूटन फिल्म आई अमित, और इस फिल्म के जरिए एक तरह से अवार्ड्स की बारिश हुई है ना, और ये पहचान मिली कि ये एक ऐसा निर्देशक आया है जिसने समाज की नब्ज को टटोला है और जो थोड़ी रियलिस्टिक चीजें सोचता है। अगली फिल्म शेरनी का आइडिया कहाँ से डेवलप किया था आपने? शेरनी का आइडिया एक्चुअली न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स आते थे अबाउट टाइगर्स एंड मैन ईटर्स एंड उनका जो हंट है उसके बारे में। तो काफ़ी सारे केसेस थे उस समय। उसी से आई थिंक प्रेरित होकर आस्था ने वो स्टोरी लिखी थी। काफ़ी रिसर्च की थी उसमें, काफ़ी सारे केसेस स्टडी किए थे, महाराष्ट्र में, एमपी में, कर्नाटक में, उत्तराखंड, सारे केसेस को एनालाइज करके देखा कि इसके पीछे हो क्या रहा है। और शेरनी में आप जो देख रहे हैं वो 90% ऑफ द केसेस में वैसे ही होता है।
साथ में रहना जो होता है, को एग्जिस्टेंस, वी बीन डूइंग दैट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यू नो, नॉट बिल्कुल। जस्ट ह्यूमंस एंड ह्यूमंस एनिमल्स। तो ये उसी के बारे में था, अबाउट coexistence and misunderstandings and how somebody is made an outsider, because एक स्टैटिस्टिक था वहाँ पे, जिस एरिया में टाइगर्स की वजह से डेथ हुई है, उस एरिया का स्टैटिस्टिक्स था कि ऑलमोस्ट 15-20 टाइम्स मोर डेथ कार एक्सीडेंट से हुई है उसी एरिया में। बिल्कुल, ये बात भी आती है फिल्म में। हाँ, हमें वही लगा कि यहाँ पे देर आर अदर फोर्सेस दैट आर प्लेइंग बिहाइंड दिस, यू नो, इंस्टेड ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स creating harmony, there are other forces that are working towards dividing people or giving them misinformation. तो हमें उसे भी टैकल करना था। और ये बात सिर्फ एनवायरनमेंट को रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे मुद्दों को रिलेटेड यही है कि कम्युनिकेशन, यू नो, ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते हैं या फिर गलत कम्युनिकेट करते हैं। तो हमें लगा कि इस पे एक फिल्म बन सकती है, बहुत पावरफुल फिल्म। कोरोना के टाइम में आपने इस फिल्म की तैयारियां की, शूट किया, तो जो नॉर्मल डेज होते हैं उनसे कितना अलग था ये सारा? कोरोना के टाइम पे जो भी फिल्म बनी है वो एक बायो बबल में बनी है। दैट वाज अ वर्ड क्रिएटेड देन। बेसिकली उसमें ये होता था कि जो यूनिट्स थी वो सारा होटल रेंट पे लेती थी और सारा यूनिट उसी होटल में रहता था। बाहर का कोई नहीं आता था अंदर, अंदर का कोई बाहर नहीं जाता था। मार्केट जाना अलाउड नहीं है, कुछ भी चाहिए उसे स्प्रे करके लाएंगे। कोई भी नया पर्सन आएगा तो उसका स्कैनिंग प्रॉपर, उसका टेस्ट वेस्ट करके ही वो अंदर आता था। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे कोविड रिलेटेड, और मास्क पहनना, ये जो सब सारे इंडस्ट्रीज़ में यही हुआ होगा शायद। मुश्किल वही था कि एडिशनल लेयर आ गया था, क्योंकि एज अ डायरेक्टर आप एक्टर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो सेट पे, यू नो, यू कैन गो एंड डू थिंग्स। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल आ गया था इसके वजह से, क्योंकि एक्टर्स एक्सपोज थे, वो मास्क नहीं पहन रहे थे। तो हमें हमेशा डर लगता था कि व्हाट इफ इन्हें कोविड हो गया तो क्या, ये हुआ तो क्या। तो बहुत केयरफुली पूरा शूट हो रहा था। शेरनी एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। एक थिएटर में फिल्म दिखाने का चलन जो है वो धीरे धीरे अब एक बड़ा शिफ्ट टुवर्ड्स OTT आ रहा है। मेरा ख्याल ये है कि शेरनी उन बड़ी फिल्मों में से है जिन्होंने डायरेक्ट OTT पर एंट्री ली और एक चलन शुरू किया। आपकी क्या राय है इस बारे में कि क्या हमारे दर्शक थिएटर से दूर और OTT के करीब होते जा रहे हैं, और क्या थिएटर्स को इसको लेकर कोई खतरा मंडरा रहा है? उस समय वो मजबूरी थी। शेरनी बनी थी थिएटर्स के लिए और फिल्म फेस्टिवल्स के लिए, मगर बनने के बाद वो रेडी थी। और 2021 में किसी को भी पता नहीं था कि थिएटर्स कब खुलने वाले हैं, कब लोग भरोसा करेंगे थिएटर में जाने। और माहौल ही ऐसा था, पूरा डर था, और जो फाइनेंसियर्स थे उनके पैसे अटके हुए थे इस प्रोजेक्ट में। तो उस समय हमारे पास और कोई चारा नहीं था, तो इसीलिए हमने वो OTT रिलीज़ की। तो ये एक रिलीज सोचा समझा नहीं, बल्कि नहीं, हालातों उस समय की वजह के हालात के नॉट जस्ट अस, सभी ने उसी समय वही किया था। लाइक जो भी फिल्में उस समय बन रही थी, बन के रेडी थी, वो सारे OTT में जा रही थी। मुझे पर्सनली सिनेमा हॉल से बेहद प्यार है, क्योंकि मैं बड़े पर्दे पे फिल्म देखना पसंद करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि थिएटर्स में जाना लोग बंद कर देंगे। भारत में जो थिएटर्स के अलावा एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस बहुत कम हैं। यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ कुछ करना चाहते हैं तो आप कहीं पिकनिक पे जा सकते हैं या थिएटर जा सकते हैं, और ज़रिए बहुत कम है मनोरंजन के। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी फिल्म बनाते हो किसी भी सब्जेक्ट पे तो लोग ज़रूर जाएंगे देखने। अमित, मुझे ये बताइए कि जिस तरह का रिस्पांस शेरनी को मिला, आपने कहा कि मजबूरी की वजह से उसे OTT पर रिलीज करना पड़ा था, कैसा लगा कि पूरे देश में बहुत सारे लोगों ने उसे देखा और ये कहा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म इस दौर की बन गई है? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो रिस्पांस हमें चाहिए था वही रिस्पांस मिला। और चूँकि सारे लोग घर पे थे, काफ़ी लोगों ने वो देखा अमेज़ॉन पे, और शायद ज़्यादा लोगों ने देखा थिएटर से। तो हमारे लिए वो अच्छा हुआ कि लोग, और उस समय लोग एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में भी बात कर रहे थे। बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे नौजवानों के मेल्स और इंस्टा पे या फेसबुक पे लोग कांटेक्ट कर रहे थे।
इवन विद्या बालन को भी इसमें फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। इसके बाद अब क्या चल रहा है आगे, आपकी कौन सी चीज़ें आने वाली हैं? 2-3 फिल्में हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ, तो वो उनकी स्क्रिप्ट्स रेडी हैं, या फिर कुछ हैं जो थोड़े से ट्वीक्स उसमें बाकी हैं, उसमें थोड़ा काम चल रहा है। तो फिल्मों का भी नेक्स्ट 2-3 फिल्में रेडी हो रही हैं, तो वो एक अच्छा है। बहुत सारे से लड़के हैं जो छोटे छोटे शहरों में हैं और जो इसी तरह, किसी ने आपकी तरह इंजीनियरिंग किया है, किसी ने कुछ और पढ़ाई की है, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते जिसके लिए उन्हें धकेला जा रहा था और वो फिल्मों की तरफ आना चाहते हैं। आपने अपने हिस्से का स्ट्रगल किया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि स्ट्रगल जो होती है वो सोच की स्ट्रगल होती है कि क्या बनाऊँ, वो स्ट्रगल होती है। अगर आपके फ़ोन पे कैमरा है तो आप भी फिल्म बना सकते हो। आजकल ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, जो टैंजरीन थी फॉर एग्जांपल, आपने देखी होगी, जो आईफोन पे बनी थी। किसी भी फ़ोन पे आप फिल्म बना सकते हो अगर आपको फिल्म बनानी है। तो मैं कहूँगा कि आप स्ट्रगल के नाम पे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप रियाज़ करते रहिए। लाइक हम अभी भी करते हैं, मैं हमारे घर में हर फ्राइडे 3-4 दोस्त मिलते हैं और हम एक सीन शूट करते हैं। क्या बात है! हाँ, तो ऐसे ही मस्ती में करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी आस्था शूट करती है, कभी सिद्धेश शूट करता है, मैं शूट करता हूँ, एक हमारे फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो भी आते हैं, कभी वो एक्टिंग करते हैं। तो बेसिकली हम चीज़ें ट्राई आउट करते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि फ्राइडे, और उसी दिन एडिट भी करते हैं, तो सुबह मिलते हैं, शूट करते हैं और फिर एडिट करके देखते हैं उसे। तो दिस इज़ एंड वी डोंट रिलीज इट एनीवेयर। हम सिर्फ अपने लिए एक्सपेरिमेंट करते और हैं। कभी रिलीज भी नहीं करेंगे। दे आर जस्ट फॉर फन, यू नो। और ऐसे होनी चाहिए चीज़ें जो आप किसी रिजल्ट के लिए नहीं बना रहे हो। तो ये एक प्रैक्टिस हमने शुरू किया है और मुझे बहुत मज़ा आता है। और इससे आपका व्हील चलता रहता है, नहीं तो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट तक आप क्या करोगे? आप लिख रहे हो, शूट करना जो होता है उसका फिर सोचने का जो तरीका है वो फिर यू कैन कीप इवॉल्विंग, यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। तो बीते कुछ सालों में सिनेमा बहुत बदला है और नए सब्जेक्ट्स ट्राई करने शुरू किए हैं। चूंकि OTT आया है तो उसके बाद से दायरा थोड़ा बड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है इस समय, आप जैसे डायरेक्टर्स के लिए? हाँ, डेफिनेटली। आई थिंक OTT के वजह से बहुत सारे, नॉट जस्ट डायरेक्टर्स लेकिन एक्टर्स, राइटर्स, सबको कुछ ना कुछ नया ट्राई करने को मिल रहा है। इसमें मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे शोज़ बनाए हैं, फिल्म्स बनाए हैं OTT के लिए। तो आई थिंक जितने ज़्यादा मीडियम्स है स्टोरी टेलिंग के उतना अच्छा है। और ये सारे जो मीडियम्स हैं उनका ग्रामर अलग अलग होता है, उनके जो रूल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े अलग होते हैं। एज अ क्रिएटर आई थिंक आपका माइंड ओपन होना चाहिए सारे मीडियम्स के तरफ। जो भी बात कहनी है उसके लिए आपको सही मीडियम चुनना है। अमित, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतने अलग अलग मुद्दों पर बातें की, अपनी ज़िंदगी की यात्रा के बारे में बताया। आगे भी आते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और निर्देशक अमित मसूरकर से यूनुस खान की ये बातचीत। हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल। इस कार्यक्रम की संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।